नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद है आपने इस चैनल के कुछ वीडियोस आपने देखे होंगे। अगर वो वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो कृपया उन्हें लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि समय-समय पर आपके समक्ष नए-नए और भी ज़्यादा बेहतरीन वीडियोस बनाने का मौका मिलता रहे। दोस्तों, आज हम एक नई जजमेंट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उस जजमेंट में क्या था उसके हम आपके ऊपर हम उस जजमेंट में थोड़ा सा गौर करेंगे। ये एक जजमेंट थी, ये हाल ही जनवरी में ये जजमेंट आई थी। सिविल अपील 5384/5385 और 2014 की जो सिविल अपील थी। तो देखिए दोस्तों, इसमें ये निकल के आया है कि अगर कोई सेकंड अपील फाइल की जाती है माननीय हाई कोर्ट के समक्ष, तो हाई कोर्ट की एक ड्यूटी बनती है कि एडमिशन के टाइम एक क्वेश्चन ऑफ लॉ को जरूर फ्रेम करे एडमिशन के टाइम। और अगर एडमिशन के टाइम फ्रेम ना कर सके तो जब फाइनल एडजुडिकेशन होता है मैटर का, तब क्वेश्चन ऑफ लॉ को फ्रेम करना जरूरी है। सिविल सूट्स में जो हाई कोर्ट है वो कोर्ट ऑफ अपील बन जाती है और कोर्ट ऑफ अपील में फैक्ट्स फाइंडिंग नहीं होनी चाहिए। उसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ को जो है वो डिसाइड करना जरूरी है। अगर नीचे की जो फर्स्ट अपील है डिस्पोज्ड हो गई है, अगर फर्स्ट अपील में ही एप्रिसिएशन ऑफ द फैक्ट्स है, री एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंसेस होते हैं। और अगर हाई कोर्ट के समक्ष जाते हैं सेकंड अपील के लिए, तो हाई कोर्ट की जो पावर है वो हाई कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है वो सिर्फ लीगल एस्पेक्ट्स तक रह जाती है, जिसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ को फ्रेम करना होना चाहिए। इस जजमेंट में कई बातें निकल के भी आई हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें यह भी बताया गया है कि अगर कोई पार्टी अगर विटनेस बॉक्स में स्टेप नहीं आती है और अपना एविडेंस रिकॉर्ड नहीं करती है, तो फिर तब ऐसे केस में जो भी एविडेंसेस है वो उसके विरुद्ध जाएगा। ये भी इस जजमेंट में कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन आई है, लेकिन हम जब तक उस पूरी जजमेंट को ठीक से देखेंगे नहीं, एनालिसिस नहीं करेंगे, तभी हम उसके बारे में कुछ बता पाएंगे। और इसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बारे में भी बताया गया है। और सेल डीड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में अगर कोई व्यक्ति स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के लिए सिविल सूट फाइल करता है, और ऐसे केस में जो अफेक्टेड जो बोनाफाइड परचेजेस है उसको भी पार्टी बनाना जरूरी होता है कि नहीं होता, ये भी इस जजमेंट में काफी कुछ डिस्कस किया गया है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में जो कंट्रोवर्सी थी वो एक फ्रैक्शन ऑफ लैंड तक की सीमित थी, और उस फ्रैक्शन ऑफ लैंड तक के ऊपर ही डिसाइड किया है। बाकी जो इश्यूज में कोर्ट मतलब जो है सिर्फ जो कंट्रोवर्सी जो थी सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ लैंड तक की दी थी, उसी फ्रैक्शन ऑफ लैंड को डिसाइड किया गया। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है 0.08 सेंट, जो कि 100 सेंट का 1 एकड़ होता है, तो 0.08 सेंट कितना होता है, एक किस्म से फ्रैक्शन ऑफ लैंड ही होती है। उसमें बताया गया था कि एक ओरिजिनल ऑनर के पास 120 एकड़ की जो लैंड थी, और वो चिंगलापट्टू एक तौलक एक साउथ में एक विलेज मतलब डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये 120 एकड़ की जो लैंड थी। और उसमें बताया गया है कि एक एग्रीमेंट टू सेल हुआ था एक व्यक्ति के साथ, जो कि अपीलेंट का जो ट्रस्ट था, अपीलेंट के ट्रस्ट ने एक परचेज की थी। उन्होंने कंसिडरेशन पे 18,000 की कंसिडरेशन पे 1959 में एग्रीमेंट टू सेल का एक जो था वो एग्रीमेंट किया था। और क्योंकि जो अपीलेंट की जो ट्रस्ट थी रजिस्टर्ड थी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर, और फिर उन्होंने बताया कि एक जो रिस्पोंडेंट जो थे उनकी जो मतलब जो लिखा कि अदर स्टोरी, जो रिस्पोंडेंट की जो स्टोरी ये थी कि उन्हीं परचेजर ने एक एग्रीमेंट किया था, और 10/4/1961 में एक एग्रीमेंट टू सेल किया था। और उसमें बताया था कि 50 एकड़ की जो लैंड है उनको देने के साथ उन्होंने एग्रीमेंट टू सेल किया था। अब यहाँ पर कंट्रोवर्सी यहाँ आती है कि जो अपीलेंट जो है उन्होंने कहा कि जो ओरिजिनल परचेजर ने 50 एकड़ की जो लैंड थी, 120 एकड़ की टोटल लैंड थी, जिसमें से 50 एकड़ की जो लैंड थी वो एक किसी लेडी को दे दी थी। उन लेडी का नाम ये है, और 1963 में दे दी थी, जिसमें रजिस्टर्ड डीड सेल डीड हुई थी। और रजिस्टर्ड सेल डीड से उस मतलब जो लेडी थी उन्होंने एक पोजेशन ले लिया था और लैंड को एंजॉय किया था। फिर उन्होंने बताया कि लैंड का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। फिर आगे बताया कि जो 50 एकड़ की जो लैंड थी, फिर उन लेडी ने
एक थर्ड पर्सन को, थर्ड मतलब जो पार्टी थी उनको भेज दिया था। उनकी भी जो सेल डीड रजिस्टर्ड हुई थी 19/4/1964 को, और थर्ड पर्सन जो थर्ड पार्टी थे उन्होंने, जो थर्ड पर्सन थे उन्होंने पोजेशन ले ली थी उस लैंड की। और फिर बताया कि उस थर्ड पर्सन से अपीलेंट ने 50 एकड़ की जो लैंड है वो खरीदी थी सेल डीड से, जो कि सेल डीड रजिस्टर्ड हुई थी 19th of March 1968। मींस जो एक ऑनर के पास 120 एकड़ की लैंड थी, जिसमें से 50 एकड़ की जो लैंड थी जो एक परचेजर को बेची, मतलब परचेज मतलब 50 एकड़ की लैंड किसी एक लेडी को बेची, लेडी ने एक थर्ड पर्सन को भेजी, थर्ड पर्सन ने एक फोर्थ को बेची, और फोर्थ ने वापस अपीलेंट को रजिस्टर सेल डीड से कर दी। और बाद में बताया जो 70 एकड़ की जो लैंड थी वो उन जो ओरिजिनल ऑनर थे और उनके बेटे ने, उनके सन ने एक जो सेल डीड थी उसमें 1968 में ही 19 मार्च 1968 में ही रजिस्टर सेल डीड करा दी, जो कि कंट्रोवर्सी का पार्ट नहीं है। यही चीज उन्होंने लिखी है कि जो 70 एकड़ की जो लैंड है वो डिस्प्यूट का पार्ट नहीं है। अब देखिए ये लिटिगेशंस का कैसे हुई। 120 एकड़ की लैंड में से 70 एकड़ तो दे ही दी, और 50 एकड़ की जो लैंड थी वो एक पर्सन को बेची, एक पर्सन ने फिर सेकंड को बेची, सेकंड ने थर्ड को बेची, थर्ड से वापस अपीलेंट के पास आ गई। तो वो 50 एकड़ की जो लैंड थी वो उन्होंने कहा कि मैं इसका परचेजर हूँ, जो अपीलेंट साहब थे उन्होंने कहा। आगे फिर देखिए फिर कंट्रोवर्सी यहाँ से हुई। जो रिस्पोंडेंट ने एक सिविल सूट फाइल किया, उन्होंने कहा कि जब पहले की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीमेंट, जो रिस्पोंडेंट की कंटेंशन ये थी कि एग्रीमेंट टू सेल उनके साथ हो रखा था, तो 50 एकड़ का जो लैंड का जो एग्रीमेंट था वो उनके साथ हो रखा था। उन्होंने फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीमेंट के लिए एक जो है सिविल सूट फाइल किया 10th of April 1964 अगेंस्ट जो ओरिजिनल ऑनर थे, जो कि डिसमिस हो गया। फिर रिस्पोंडेंट ने फिर एक अपील फाइल की जो कि डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में थी, वो भी डिसमिस हो गई। फिर उन रिस्पोंडेंट ने एक सेकंड अपील फाइल की हाई कोर्ट के समय, सेकंड अपील थी, और सेकंड अपील में जो है वो उनके फेवर में गया और जजमेंट आई 7 जुलाई 1970 में, और उन्होंने कहा कि 70 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीमेंट है जो हुआ था 10 अप्रैल 1961 को, उसे डिक्री कर दिया गया। तो फिर हाई कोर्ट ने कहा कि टाइम जो है इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं है, लेकिन और जो लैंड को आइडेंटिफाई was not the sense of the contract and the land could be identified, means जमीन जो के हिसाब से जो कर रखा था 50 एकड़ का, उस लैंड को आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर उन्होंने बताया कि जो सेकंड अपील थी, उस सेकंड अपील जो कि रिस्पोंडेंट के फेवर में गई थी, तो उसके बेसिस पे रिस्पोंडेंट ने एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल की सब कोर्ट में, जो चिंगलापट्टू की सब कोर्ट थी वहां पर फाइल की। और फिर तालुक हेड सर्वेयर होते हैं जो कि कमिश्नर होते हैं, उन्होंने डिमार्केट किया इस लैंड को और अपना इंटरिम और फाइनल रिपोर्ट थी कोर्ट में डाल दी। फिर सब कोर्ट ने एग्जीक्यूट कर दी सेल डीड 9th of April 1981 को, एक कोर्ट ऑफिसर अपॉइंट किया, और फिर जो डिलीवरी रिसिप्ट थी वो इशू कर दी 26 सितंबर 1981 को रिस्पोंडेंट के फेवर में चली गई। मतलब वो जो लैंड थी उसकी डिलीवरी रिसिप्ट थी रिस्पोंडेंट को दे दी। अब कंट्रोवर्सी यहाँ पे निकल के आई कि जो इस केस से जो निकल के आई कंट्रोवर्सी वो ये था कि रिस्पोंडेंट ने एक ओरिजिनल सूट एक और फाइल किया कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मुंसिफ चिंगलापट्टू में। उन्होंने कहा कि डिक्लेरेशन मांगा कि टाइटल और डिलीवरी जो है इन द फेवर ऑफ 0.08 सेंट, जो कि अभी बताया कि 100 सेंट का एक एकड़ होता है, उन्होंने कहा कि 0.08 सेंट की जो लैंड है वो उन्हें दे दी जाए। और फिर बताया कि सूट जो था वो इस ग्राउंड, इसका रैशनल ये था कि रिस्पोंडेंट को ऑलरेडी 50 एकड़ की जो लैंड है एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग से वो दी जा चुकी है, और रिस्पोंडेंट ने ऑलरेडी पोजीशन है उस रिस्पोंडेंट के पास, और अपीलेंट ने ट्रेस पास कर रखा है 0.08 सेंट जो है लैंड का उसके ऊपर। लेकिन ऐसे जो फिर सूट जो फाइल किया रिस्पोंडेंट ने वो डिसमिस हो गया 7 सितंबर 1988 को, और कहा कि जो ट्रायल कोर्ट ने एक ओपिनियन बनाया कि रिस्पोंडेंट ने कहीं कैनट भी ऐसे केस में ये नहीं कहा जा सकता कि रिस्पोंडेंट ने पोजेशन ले लिए 50 एकड़ ऑफ लैंड की, क्योंकि डिलीवरी रिसिप्ट थी जो कि अफेक्टेड हुई थी बाय दी पैटी, एक टर्म है उसपे, उसके थ्रू एक डिलीवरी जो है अफेक्टेड हुई थी। फिर क्रूशियल एस्पेक्ट था रिस्पोंडेंट ने
कि रिस्पोंडेंट ही बेस्ट पर्सन थे जो बता सकते थे कि भाई 50 एकड़ की जो लैंड है वो आपके पास है, मतलब आपकी पोजीशन है, लेकिन ऐसे में रिस्पोंडेंट ने विटनेस बॉक्स में अपना अपीयरेंस नहीं दिया, अपने एविडेंस रिकॉर्ड नहीं किए। फिर इसमें क्या बताया कि मैनेजर थे जो रिस्पोंडेंट के, वो विटनेस बॉक्स में आए, उन्होंने अपने डिपोजिशन में कहा कि वो ऑथराइज नहीं है कि रिस्पोंडेंट के द्वारा कि ऑथराइज नहीं है कि कंडक्ट अपना केस के बारे में बताने के लिए वो ऑथराइज नहीं है। फिर एविडेंस की स्टेज पे है, रिस्पोंडेंट ने एविडेंस जो था मतलब he was deposed that he was not authorized by the respondent to conduct the case। तो फिर आगे बताया कि एविडेंस की स्टेज पे है, फिर टेस्टिमनी जो थी वो मैनेजर की रिकॉर्ड हुई और मटेरियल हुई, और बताया, उन्होंने एडमिट किया कि जो पोजेशन की जो सेल डीड थी जो ओरिजिनल ऑनर ने जिस लेडी को दी थी वो उनकी नॉलेज में थी। और फिर बाद में जो मैनेजर थे उन्होंने एक्नॉलेज भी किया कि उन्हें पता था कि जो इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट था बिफोर फाइलिंग ऑफ द सूट इन जो 1964 के अंदर जो फाइल किया था, उन्हें पता था कि जो एक ओरिजिनल और जिन्होंने जो परचेजर है उन्होंने जो लैंड खरीदी थी ओरिजिनल ऑनर से, उन्होंने 50 एकड़ की लैंड एक थर्ड पर्सन थे उनको बेच दी थी। और फिर जो सब्सिक्वेंट परचेजर थे वो भी रिस्पोंडेंट की नॉलेज में थे, लेकिन उनको इंप्लीड नहीं किया गया था पार्टी में, और ना ही फिर ये मतलब कहा गया कि वो जो रिस्पोंडेंट थे उन्होंने अपनी उनकी जो सेल डीड थी उनको कैंसिल कराने के लिए भी नहीं कहा गया था, उन्होंने अपनी ऐसी डिपोजिशन में मैनेजर ने बताया। तो फिर आगे बताया कि रिस्पोंडेंट वाज स्टॉप्ड फ्रॉम क्वेश्चनिंग दी अपीलेंट्स परचेज। तो फिर आगे बताया कि फिर अपीलिया जो थी लिस्ट पेंडेंस की जो क्लियर थी, सेल हिट बाय द लिस्ट पेंडेंस की थी, वो उसे रिजेक्ट कर दिया गया, और अपीलेंट वाज हैव to be the adverse possession of land as confirmed by the Panchayati board who appeared as a witness box and deposed that the appellant has been enjoying the land for more than 30 years। तो यहाँ पे यही बताया कि जो अपीलेंट जो है वो 30 साल से उस पोजेशन पे मतलब उस लैंड पे एंजॉय कर रहे हैं। और फिर आगे बताया कि अपीलेंट को कोई नॉलेज नहीं थी, appellant has no knowledge of the earlier proceedings in respect of the suit performance filed by the respondent। तो फिर आगे देखिए यहाँ पे जो फिर था कि रिस्पोंडेंट ने एक अपील प्रेफर्ड की उस जो कि डिसमिस हो गई थी, और इसमें आप एक फर्स्ट अपील फाइल की, और उस सब कोर्ट थी चिंगलापट्टू की चिंगलपट्ट की वो भी डिसमिस हो गई। और उसके बाद ड्यूअल फाइंडिंग आई कि जो अपीलेंट थे वो एक एडवर्स पोजीशन थे लैंड पे, और सेक्शन 114(3) और इंडियन एविडेंस एक्ट है may presume कि court can infer the reality from the available evidence and documents। और डिलीवरी रिसिप्ट जो थी वो एक रियल डॉक्यूमेंट नहीं मानी जाएगी ऑफ द डिलीवरी ऑफ द पोजेशन, बस सिर्फ एक पेपर डिलीवरी है। तो एक डिलीवरी ऑफ पोजेशन जो है वो नहीं माना जाएगा क्योंकि रिस्पोंडेंट के पास सिर्फ एक डिलीवरी रिसिप्ट ही थी। तो आगे फिर देखिए, फिर आगे बताया कि एग्रीवेट पर्सन ने हमारे जो रिस्पोंडेंट थे उन्होंने एक सेकंड अपील फाइल की हाई कोर्ट के सामने, और उन्होंने बताया कि वो एक एब्सोल्यूट ऑनर है 50 एकड़ की, और चूंकि सेल डीड थी जो हुई थी उनके और ओरिजिनल ऑनर में जो कि एग्जीक्यूट हुई थी 9/4/1981 कोर्ट के प्रोसेस के थ्रू ही जो है सेल डीड को एग्जीक्यूट किया गया था। और फिर अब ग्रीवेंस ये थी कि अपीलेंट ने ट्रस्ट पास कर लिया है 0.08 सेंट की लैंड का, और इन्हें जो है बाड़ वायर लगा दी है, और गेट हैज बीन पुट अप ऑन द सेम, गेट भी एक लगा दिया। अब फिर आगे बताया कि रिस्पोंडेंट ने ऑलरेडी पोजेशन ले लिया है 26 सितंबर 1981 को, और अपीलेंट नहीं कह सकता कि वो एक एडवर्स पोजेशन की वजह से वो उसकी लैंड उसके पास हो गई। तो यहाँ पे बताया कि जो रैशनल था कि इम्प्लीड नहीं किया रिस्पोंडेंट मतलब अपीलेंट को, और मैनेजर का जो डिपोजिशन था कि वैलिड नहीं माना जाएगा क्योंकि वो खुद विटनेस बॉक्स में आई नहीं है ट्रायल के लिए, तो ये मेंटेनेबल नहीं होगा। तो फिर अपीलेंट का जो क्लेम था 50 एकड़ का इंक्लूडिंग 0.08 सेंट was made only with the respect रिस्पोंडेंट की जो ग्रीवेंस सिर्फ थी वो कि 0.08 सेंट की थी, और क्योंकि वो तो यही कह रही है कि 50 एकड़ की जो लैंड है वो मेरे पास है ही है, सिर्फ ग्रीवेंस जो उठाई उन्होंने 0.08 सेंट की उठाई। अब नो क्वेश्चन ऑफ द लॉ वाज लेफ्ट टू बी डिटरमाइंड एज अर्ज्ड बाय द अपीलेंट। तो हाई कोर्ट ने क्या किया, फिर एक ऑर्डर जजमेंट दी 6 जनवरी 2012 में, और उन्होंने कहा कि जो लोअर कोर्ट्स ने
जो एविडेंसेस थे वो उसे अप्रिशिएट नहीं किया है, और पर्टिकुलरली जो एग्जीक्यूशन जो प्रोसीडिंग्स थी वो उनको कंसिडर नहीं किया। और 50 एकड़ की जो लैंड थी जो कि अमीन द्वारा दी गई थी, और सर्वेयर का जो प्लान था वो एक प्रूफ ऑफ पोजेशन है रिस्पोंडेंट द्वारा। तो और फिर आगे बताया कि पर्सन्स बिलोंगिंग टू ट्रस्ट, जो अपीलेंट का जो ट्रस्ट है उनको हक नहीं बनता कि वो ऑब्स्ट्रक्ट करें जो पोजेशन प्रोसीडिंग्स को, बट डिड नॉट चैलेंज द वायर ऑफ द डिलीवरी प्रोसीडिंग। और अपीलेंट ने डिलीवरी प्रोसीडिंग्स को चैलेंज नहीं किया। तो ये चीज हाई कोर्ट ने निकाली। और फिर अब कोर्ट के समक्ष आए, कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में आए। सुप्रीम कोर्ट में अब अपीलेंट के, क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर अपीलेंट के अगेंस्ट किया हुआ था, तो अपीलेंट ने आगे जो है हाई कोर्ट के सामने, मतलब सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल लीव डाली। और यहाँ पे ये इशू उठाए कि हाई कोर्ट ने जो है एक जुरिस्डिक्शन थी 100 सिविल प्रोसीजर कोर्ट के अंदर, वो जो उन्होंने जुरिस्डिक्शन थी वो गलत किया है, क्योंकि उन्होंने एक री अप्रिशिएट किया एविडेंसेस को। और हाई कोर्ट को एक फैक्ट फाइंडिंग एक्सरसाइज है जो कि उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग एक्सरसाइज अडॉप्ट की है, और जो कि उनकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है सेक्शन 100 ऑफ सीपीसी के। फिर बाद में ये बताया कि उल्टा रिस्पोंडेंट ने ही डिपोज नहीं किया था कोर्ट में, लोअर कोर्ट में अपना एविडेंसेस रिकॉर्ड नहीं किए थे, और जबकि रिस्पोंडेंट को पूरी नॉलेज थी फैक्ट्स की कि जो कि उनके मैनेजर ने डिपोज किया था कोर्ट में कि एक एडवर्स जो पोजीशन है वो ऑलरेडी अपीलेंट के पास है, और फिर उन्होंने जो जजमेंट्स थी उसके ऊपर रिलाई किया। अब फिर साथ में ये बताया कि जो पार्टी जो है, जो जजमेंट्स जो जिन पर रिलाई किया है, उनका यही बताया कि जो है कि विद्याधर वर्सेस मोनिक रॉ और मान कौर वर्सेस हरतार सिंह संघा, इन जजमेंट ने यही कहा कि अगर कोई पार्टी सूट में नहीं आती है, विटनेस बॉक्स में नहीं आती और अपना केस को लीड नहीं करती है, तो जो है और क्रॉस एग्जामिनेशन का अपॉर्चुनिटी नहीं देती अपोजिट साइड को, तो प्रिजम्पशन जो आएगा कि केस का जो उनकी जो भी प्रिजम्पशन है वो सही नहीं मानी जाएगी। तो ये चीज उन्होंने जजमेंट्स के ऊपर डिस्कस किया, और कहा कि प्लेंटिफ खुद नहीं आए बल्कि अटॉर्नी जो होल्डर को भेज दिया, और जबकि उन्होंने कहा कि पर्सनल नॉलेज नहीं थी इनकी ट्रांजैक्शन के बारे में। और फिर ये सारी उन्होंने अपनी कंटेंशंस लगाई, और साथ में ये भी बताया कि रिस्पोंडेंट जो मैनेजर जो आए थे, उन्होंने रिस्पोंडेंट को उन्होंने साफ साफ एक्नॉलेज भी किया था कि जो सेल थी वो ऑलरेडी इफेक्टिव हो चुकी थी एक लेडी द्वारा, बाय रजिस्टर्ड कन्वेंस थे। और फिर रिस्पोंडेंट को पूरी नॉलेज थी कि जो लेडी ने जो आगे थी वो थर्ड पर्सन उनको भी बेच दी थी रजिस्टर्ड सेल डीड पे। इस ऐसे केस में जो परचेजर्स जो हैं वो परचेजर्स को पार्टीज नहीं बनाया गया डिग्री फॉर द सूट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, और जो डिग्री जो ले ली गई उनके बैक साइड से ले ली गई, जो कि एक नलिटी है, जो कि एक वैध नहीं है। ये चीज उन्होंने अपनी आर्गुमेंट्स में रखे, और फिर सिमिलरली रिस्पोंडेंट ने भी अपने आर्गुमेंट्स रखे। अब कोर्ट के जो बात आई उनमें ये निकल के आया, अब हम कंक्लूजन्स पे सीधा जाते हैं। उन्हें कोर्ट ने यही कहा कि हाई कोर्ट की जो ड्यूटी है वो अपसेट नहीं करना चाहिए था लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे, और साथ में बताया कि जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है वो हाई कोर्ट को सेक्शन 100 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोर्ट में फ्रेम करना चाहिए था। अगर वो एडमिशन के स्टैंड पे नहीं फ्रेम कर सकते, लेकिन जब डिसीजन आ रहा होता है तब उनको एक क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिसाइड कर लेना चाहिए था। क्वेश्चन ऑफ लॉ को जिन्होंने डिसाइड नहीं किया। और फिर आगे ये बताया कि 70 एकड़ के जो लैंड का जो डिस्प्यूट था वो तो ऑलरेडी अपीलेंट के पास है, 50 एकड़ का लैंड है, क्योंकि अब जो एलिमेंट है 50, दोनों लोग अपनी अपनी पोजीशन क्लेम कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट के सामने सिर्फ वो गए हैं 0.08 सेंट के ऊपर। तो अब ऐसे केस में जो स्मॉल फ्रैक्शन जो है वो रिस्पोंडेंट ने इसलिए उठाया कि वो एंजॉयमेंट कर सकें उस पोर्शन पे, लेकिन जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्रूशियल एस्पेक्ट ये बताया कि जो डिग्री थी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की रिस्पोंडेंट द्वारा, तो जिस मैनर पर डिग्री ली गई, और ये क्रूशियल एक एस्पेक्ट था। और साथ में ये भी बताया कि रिस्पोंडेंट को पूरी नॉलेज अवेयरनेस थी कि एक ट्रांजैक्शंस जो है वो पहले हो चुकी है, और इन जो ओरिजिनल जो परचेजर है उन्होंने एक लेडी को बेच दी थी, और जैसा कि वहाँ उनके जो मैनेजर ने डिपोज किया था। तो लेकिन अब इस ऐसी मामले में हम इस ऐसी पॉसिबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, और क्योंकि और ये डिग्री कुछ ली जा सकती है, ऐसी भी चीज को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि डिग्री कुछ ली जा सकती है बिहाइंड दी बोनाफाइड परचेजर के को बिना प्लीड किए, जब बैक ऑन द बैक ऑफ द बोनाफाइड परचेजर।
तो अभी इसमें तो सिर्फ उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन दी, लेकिन चूंकि अब ये डिस्प्यूट सिर्फ अब साथ में ये भी बताया कि विटनेस बॉक्स में अपेयर नहीं हुए, रिस्पोंडेंट अपेयर नहीं हुए, तो जबकि उनकी पूरी नॉलेज थी ट्रांजैक्शंस की कि ऐसी जो लैंड है वो थर्ड सेकंड को बेची गई, सेकंड ने थर्ड को बेची गई, और रिस्पोंडेंट ने इवन परचेजर्स को पार्टीज भी नहीं बनाया। तो ऐसे में तो फिर सिर्फ ये अपनी मतलब जो है माननीय कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी, क्योंकि अब कोर्ट सिर्फ बाइंडिंग थी 0.08 सेंट के ऊपर। तो साथ ने ये बताया कि 0.08 सेंट की जो ट्रांसफर थी उसके ऊपर जो उन्होंने सिर्फ वही बताया कि अपीलेंट जो है जो परचेजर्स जो थे वो एक एक्सेप्शन के अंदर भी आ सकते हैं, सेक्शन 19B, जो कि ट्रांसफरी ने जो मनी दिया था वो एक मतलब जो पे किया था मनी वो गुड फेथ पे लिया गया था, जो विदाउट द नोटिस ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर आगे यही बताई कि जो पोजेशन जो थी वो मतलब जो है वो ट्रांसफर की गई, वो वी आर नॉट रिक्वायर्ड इनटू दैट एस्पेक्ट, उस जो इशू से हम नहीं चाहते, क्योंकि हम सिर्फ कंसर्न्ड है 0.08 सेंट ऑफ द लैंड का। तो ऐसे में बताया क्योंकि कंट्रोवर्सी के 50 वो कह रहे हैं कि हमारे पास है 50 रुपये, कहते हैं हम माननीय कोर्ट ने कहा कि हम इस इशू पे नहीं जाएंगे, सिर्फ हम 0.08 सेंट जो लैंड है उसी के अंदर ही जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जो रिस्पोंडेंट की जो थी एप्लीकेशन थी, जो ट्रायल कोर्ट की जो डिसमिस हो गई थी, अब जो कि अफर्म्ड की थी अपीलेट कोर्ट है वो भी डिसमिस हो गई थी, और जो कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था 6 जनवरी 2012 का, उसको हम सेट असाइड कर रहे हैं, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो ये जो पार्ट यही बताया कि जो डिस्प्यूट था जो 0.0 जो सेंट थी, 0.8 सेंट का जो डिस्प्यूट था, उसके ऊपर ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक निर्णय दिया कि नीचे की जो लोअर कोर्ट्स थी उनका जो ऑर्डर था वो सही था, हाई कोर्ट के ऑर्डर में एरर थी। तो हाई कोर्ट के ऑर्डर को उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया। तो उम्मीद है ये काफी वीडियो आपका जानकारी वर्धक रहा होगा वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि समय समय पे आपके समक्ष नई नई जजमेंट्स के साथ हम आपके समक्ष आते रहें। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।